क्या हुआ कि फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्लास में फ्लक्स क्या हो गया, 5e हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5e लिखे थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखे थे, 5e लिखे थे। और इसके चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से d5e बाय में dt, इस फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अगर लूप, अगर क्लोज, सिंपल बात में कहें क्लोज लूप होगा, क्लोज होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके की बात होगी, लूप क्लोज होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड होगा। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इसके फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस हुआ एक वायर के अंदर। बट हमें पढ़ना क्या है भाई, ईडी करंट, ठीक है। और एक बात और हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ एक वायर है, अगर एक वायर है, तो इस वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, इसका एक एंड क्या बन जाएगा बताओ, निगेटिव, और दूसरा एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इस निगेटिव और पॉजिटिव बनने के कारण ये वायर के एक क्रॉस कह सकते हैं कि ईएमएफ क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। और फिर से अगर हम सर्किट को क्या कर दें बताओ, क्लोज कर दें, तो ये ईएमएफ भी करंट क्या करा देगा, फ्लो कर देगा। और उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट, और इस वायर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा गया। इतनी बात की चर्चा हो गई थी। चलो भाई, आज हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हल्का सा है, छोटा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ईडी करंट। ईडी करंट भी एक तरीके का इंड्यूस्ड करंट ही है, बट इस बार ईडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो किसी मेटल पीस में ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। मेटल पीस में जब करंट प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि कोई कॉपर का प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, और किसी तरीके से आप इस कॉपर प्लेट के थ्रू, तो कॉपर प्लेट का कुछ एरिया होगा, ठीक है, कॉपर प्लेट से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने बी क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक तरीके से, या इसमें जो फ्लक्स लिंक किया मैग्नेटिक फील्ड से, अगर फील्ड लाइन इससे पास करेगी तो हम कहेंगे इस कॉपर वायर में क्या हुआ, फ्लक्स की लिंकिंग हुई। और मान लो 1 मिनट के कॉपर वायर को हमने हिला दिया, हिला दिया कहने का मतलब वो भी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कुछ ऐसा मोशन कर दिया कॉपर वायर में, तो कहा गया इस कॉपर वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस कॉपर वायर में भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सॉरी, ये कॉपर वायर नहीं है, कॉपर क्या है बताओ, प्लेट है। ये कॉपर का प्लेट में भी करंट प्रोड्यूस होगा। अगर प्लेट में जब करंट प्रोड्यूस होगा तो हम उसको बोलेंगे ईडी करंट, इंड्यूस्ड करंट नहीं बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है, ईडी करंट आर करंट इंड्यूस्ड इन बॉडी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। किसी बॉडी के कंडक्टर में, किसी कंडक्टर के बॉडी में अगर करंट प्रोड्यूस हो जाए तो हमें उसे ईडी करंट बोल सकते, ठीक है। और सर ये होगा कहां, होता है जैसे तुम्हारा एक ट्रांसफार्मर, एक डिवाइस है, ठीक है, उस ट्रांसफार्मर के बॉडी में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसका इंटरनल जो कोर होता है उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम ईडी करंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात तो सब बच्चों को पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ क्या होता है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सर्किट क्लोज है तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो कहा गया कि मेटल के पीस में अगर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस करंट का नाम बदल देंगे, क्या कहेंगे उसको, ईडी करंट। ईडी करंट का यूज क्या होता है, तो कहा गया मैग्नेटिक ब्रेक बनाने में, ट्रेन जो फास्ट मूविंग ट्रेन होती है ना, ठीक है, उसमें हम ईडी करंट प्रोड्यूस करके मैग्नेटिक ब्रेक बनाते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करते हैं, इंडक्शन फर्नेस करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में इसका यूज होता है। एक छोटी सी बात हम समझते हैं, करंट अगर किसी डिवाइस के अंदर प्रोड्यूस होती है तो उस डिवाइस का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस भी होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ, H बराबर क्या पढ़ा था,
जूल्स ने बताया था I² RAT। कोई भी मटेरियल बॉडी है तो मटेरियल बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि मटेरियल बॉडी के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। उसमें आपने करंट प्रोड्यूस कर दिया तो I² RT और टाइम कुछ तो है ही, तो इन सबों के प्रोडक्ट से कुछ हीट जनरेट होगा। अब मान लो कि ईडी करंट अगर लार्ज क्वांटिटी में आपने प्रोड्यूस कर दिया तो लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर भी क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज को R से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से मल्टीप्लाई करो तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि किसी मेटल को या किसी चीज को मेल्ट कराने में इसको हम क्या कर सकते हैं, इस हीट को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस मतलब समझते हो, जहां पर बहुत सारे हीट एक साथ जनरेट की जाए। तो कहा गया करंट के थ्रू भी हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर हम ईडी करंट प्रोड्यूस कर दे तो कंडक्टर हीट जनरेट करेगा। तो हो सकता है वो कंडक्टर क्या फर्नेस जैसा बिहेव करने, ठीक है। जनरली फर्नेस में हम क्या करते हैं, फ्यूल वगैरह को बर्न करा देते हैं, उसके हीटिंग से हम कोई चीज को मेल्ट कराते हैं। तो कहा कि इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होगा इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे क्या करेगा, काम करेगा, और उस इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में ईडी करंट जनरेट करेंगे। यानी मेटल पीस में अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है बाय द चेंज ऑफ क्या, फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड क्या, ईडी करंट, ठीक है। कोई आदमी पूछे, बट कोई वायर में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड क्या, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई, कहोगे सर इस ईडी करंट के बारे में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम समझ सकते हो। अगर ये मेटल के पीस ईडी करंट अगर प्रोड्यूस हो गया, देखो क्या हुआ, ईएमएफ बराबर तुमने क्या पढ़ा था फैराडे लॉ से, -d∅ में क्या पढ़ा था बताओ, dt। ये निगेटिव साइन क्या बोलता था, क्या बताता था कि जो हम करंट प्रोड्यूस होगा, या जो चेंज प्रोड्यूस होगा, वो चेंज, जो चेंज प्रोड्यूस होगा या चेंज होगा, उसके कॉज को क्या करेगा, हम अपोज करें। छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को हम समझ सकते हैं। मान लो कि ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और एक बड़ा सा मैग्नेट है। फिर एक नॉर्थ पोल बना लिया, यहां पर बना लिया साउथ पोल, और ये बना लिया क्या, नॉर्थ पोल, और इसके बीच में एक प्लेट को लटका दिया, ऐसे लटका, ये प्लेट को लगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी बताओ सही बच्चे, इस नॉर्थ से निकलेगी और किधर की ओर जाएगी, साउथ की ओर जाएगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, ये नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की ओर क्या होगी, जाएगी। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक कर रहा है? यस सर, लिंक कर रहा है। इस प्लेट का कुछ ना कुछ क्या होगा बताओ, एरिया होगा। अब थोड़ी देर के लिए इस प्लेट को थोड़ा सा क्या करो, ये मैग्नेटिक मान लो कि ऐसे कोई, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके बीच में आपने एक हैंग कर दी प्लेट को, ठीक है। तो इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, साउथ की ओर गया, इसके बीच में एक प्लेट क्या है, हैंग है। अब इस प्लेट को पकड़ के खींचो बाहर की ओर, तो बताओ फ्लक्स कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। कहां दिमाग है सही बच्चों का, यही हो कि कहीं और हो, यही रहना है। हम कह रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है बताओ, साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकला साउथ की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यही तो पढ़े मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या किया, इसमें एक प्लेट को लटका दिया और प्लेट को हम बाहर की ओर खींच रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर है, इतनी दूर में सिमटी हुई है, तो आपने क्या किया, इस वायर को खींचा, इस जो प्लेट है उसको बाहर की ओर खींचा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है ना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड से तो बाहर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना क्या हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ। अब छोड़ोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स के चेंज होते ही क्या होगा, ये में प्रोड्यूस होगा। और ये कैसा पीस है, मेटल की पीस है, तो मेटल की पीस में देखो करंट प्रोड्यूस हो। अब बताओ ये करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, फ्लक्स का चेंज हुआ। फ्लक्स का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसको बाहर पुल किया। अब क्या करेगा, जब बाहर पुल किए, ध्यान से सोचो, जब बाहर तुम पुल किए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईडी करंट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या वो प्रोड्यूस ईडी करंट क्या उसको बाहर पुल करने देगा, नहीं करने देगा। बाहर पुल करने से ही तो फ्लक्स चेंज हुआ है। तो हमारा लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि जो प्रोड्यूस चीज होगी वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोजिशन क्या होगा,
कहेगा तुम जो है ना बाहर मत जाओ, कहां पे हैंग रहो, बीच में। तो जो ये मान लो कि यहां से तुम पकड़ करके, मान लो यहां से पकड़ के तुमने खींचा और तुम क्या किए, छोड़ दिए, तो क्या होगा भी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो जब तुम मैग्नेट नहीं लगाओगे ना, तो मान लो कि ये 10 बार ऑसिलेट कर रहा था। मान लो कि एक थ्रेड से आपने बांध दिया एक मेटल कंडक्टर को और आपने ऐसे खींच करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, मेटल कंडक्टर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, कितनी बार में रुका, मान लो कि 20 बार में रुका, अपने आप तो रुकेगा, डैम्पिंग होगा एयर रेसिस्टेंस के कारण। अब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा, इधर एक नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर एक साउथ पोल लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो तुम देखिए पहले 20 बार में रुक रहा था, अब 10 बार में रुक गया। तुमसे पूछेगा क्यों भाई 10 बार में क्यों रुक गया, तो तुम कहोगे फ्लक्स का चेंज हुआ होगा सर ऑसिलेशन के कारण, और फ्लक्स का चेंज के कारण इस मेटल की जो पीस होगी उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस हुई, वो ईडी करंट क्या होगा, ऑसिलेशन को डैम्प किया होगा, यानी उसको ऑसिलेशन नहीं करने दे रहा होगा। तो जो पहले 20 बार में ऑसिलेशन कर रहा था, अब उसकी डैम्पिंग के कारण 10 बार ही ऑसिलेट कर। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो जाकर के फिर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, स्टे कर जाएगा, रह जाएगा। तो इस तरीके से ईडी करंट के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, डिटेल में बहुत इसके बारे में पढ़ना भी नहीं। उसके बाद एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। लिखो सही बच्चे, इंडक्टेंस। एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है ये 2 लड़की का, तो हम लोग देख लेंगे, छोटा लिख लेना, थोड़ा सा छोड़ दो, आधा पन्ना छोड़ दो जगह, फिर इंडक्टेंस लिखो। इंडक्टेंस में क्या, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय 2 वे। क्या क्या कि हमारी जो इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस है, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय 2 वे। पहला क्या है, फ्लक्स चेंज ड्यू टू अनदर कॉइल, फ्लक्स चेंज ड्यू टू सेम कॉइल। अब इसका मतलब हो गया क्या, थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो कि कोई कॉइल है, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है कॉइल के अंदर। तो कहा गया इसी कॉइल के अंदर, या तो इसी कॉइल के अंदर और इसके पास में पड़े हुए दूसरे कॉइल के अंदर। 2 तरीके से हम इसमें, अगर हमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, C1 कॉइल में अगर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है, तो एक सामने में क्या कर दो, एक दूसरा कॉइल रख दो, यह भी तरीका है, या इसी कॉइल में करंट भेज दो, तब भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो। यानी C1 में इंड्यूस्ड करंट C1 के कारण भी हो सकता है, और C1 में इंड्यूस्ड करंट किसके कारण हो सकता है, C2 के कारण भी हो सकता है। और ये कॉइल हमारा क्या है, C2 है, ये हमारा C2 कॉइल है। यानी फ्लक्स चेंज ड्यू टू अनदर कॉइल, फ्लक्स चेंज ड्यू टू सेम कॉइल। अगर कोई आदमी पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते किसी कॉइल में, किस तरीके से, तुम कहोगे 2 तरीके से। पहला तरीका हो गया कि एक अनदर कॉइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस करा दिया जाए या रख दिया जाए उसके सामने, जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। और दूसरा क्या हो, दूसरा तरीका है, एक और तरीका है जिसको हम क्या कह सकते हैं बताओ, दूसरा तरीका हम कह सकते हैं कि सेम कॉइल में के कारण भी प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरे कॉइल के कारण प्रोड्यूस होगा और सेम कॉइल के कारण प्रोड्यूस होगा। कौन, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। अब का तीसरी लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो कहा गया जो फ्लक्स है, किसी भी कॉइल का जो फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल, किसी भी कॉइल का फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। ये फाई क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, और आई क्या हो गया, करंट हो गया। तीसरी लाइन लिखी हुई है, इफ ज्योमेट्री ऑफ कॉइल डज नॉट चेंज विथ टाइम देन फ्लक्स का चेंज
अगर किया जाए तो di बाई डी टी के बराबर होगा। यानी अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया जाए डी फाई बाई में डी टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी आई बाई में डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक बार और लिखा गया कि अगर क्लोजली टर्न लगा हुआ है, एन टर्न लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ऑल टर्न, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, एन फाई, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के। और अगर हम इसे हटाते हैं, एन फाई को बराबर करते हैं इसके करंट के, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट को हम लोग को बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं इंडक्टेंस। छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें चीजों को नहीं जस्टिफाई करना है, सिर्फ एक बात समझ लेना है हम लोगों को, उसे थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। क्या रखना है भाई, कि किसी कॉइल में अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीका है, या तो उसी कॉइल के कारण हो सकता है या उसके पास में पड़े हुए दूसरे कॉइल के कारण। यानी C1 कॉइल में अगर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है तो ये C1 कॉइल के कारण भी हो सकता है और ये C2 के कारण भी हो सकता है। यानी सेम कारण भी हो सकता है और क्या हो सकता है बताओ, सेम कॉइल के कारण भी हो सकता है और अलग कॉइल के कारण भी होगा, पर सेम कॉइल के होगा तो इस घटना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सॉरी, सेम कॉइल के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरे कॉइल के कारण होगा तो दैट इज कॉल्ड क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर से एक बार बोलेंगे, किसी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस्ड कराना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट, अपने ही कॉइल के कारण इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे अभी सोचेंगे, और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉइल के अंदर के दूसरे कारण, दूसरे कॉइल को पास में रख लेंगे, उसके कारण भी हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद एक बात बताया कि किसी भी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स को क्या लिख दिया, करंट के डायरेक्टली। ये करंट क्या है, किस वायर में, जो कॉइल की बात कर रहे हो, अगर ये कॉइल, इस कॉइल की बात करें, इसमें जो करंट होगा, फ्लो करेगा, उसी के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं है, आप बोल रहे हो, तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ, फ्लक्स बराबर पढ़ा था बी इंटू ए, कॉस थीटा लिख दिया जाए, हाँ सर लिख लो। और कॉइल के कारण, अगर किसी कॉइल में करंट अगर तुम भेजते हो तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बी बनता है, क्या बनता है बताओ, म्यू नॉट एन आई। अगर हम तुम डालते हो बी के जगह तो म्यू नॉट एन आई ए कॉस थीटा। बताओ किसी कॉइल के लिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, यस सर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट है, एरिया क्या है कॉइल का, कांस्टेंट है, कॉस थीटा का ओरिएंटेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स क्या हो गया, ये फ्लक्स जो है ये डिपेंड नहीं करता है करंट पे, एक तो लिखा हुआ है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट। ठीक, अब क्या आगे, फ्लक्स का चेंज करो, तो फ्लक्स का चेंज लिखोगे तो करंट का भी चेंज होगा टाइम के साथ। फिर कहा कि कॉइल के अंदर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स ऑफ फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, n टाइम, इसको बोलते हैं, अगर n टाइम ऑफ फ्लक्स को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे टोटल फ्लक्स, इसको टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमारा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम लोग इस तरीके से प्रोपोर्शनल को हटा के अगर कंडक्टेंस, यहां पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे, तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम L बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं कि एक ही कॉइल की बात हुई है, बट अगर दो कॉइल की बात होगी तो इसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहेंगे, उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कोई एक बच्चा बता दो, कॉइल में करंट इंड्यूस करना है कितने तरीके से होगा भाई, दो तरीके से, कॉइल के खुद अपने कॉइल के कारण होगा या पास में पड़े हुए दूसरे कॉइल।
ठीक है। और किसी में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है तो यानी फ्लक्स का चेंज करना होगा भाई, यही तो कॉन्सेप्ट पड़ा है। अगर किसी में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है तो फ्लक्स का चेंज करना है, या तो फ्लक्स अपने कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो उसके कारण चेंज कर ले फ्लक्स, या पास में पड़े हुए कॉइल है उसके कारण फ्लक्स का चेंज कर ले। तो कहा कि फ्लक्स जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स का रेट चेंज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट चेंज के बराबर है। फ्लक्स को अगर टोटल फ्लक्स लिखेंगे एन नंबर ऑफ टर्म तो एन फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एल लिखेंगे, एल को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग इंडक्टेंस का नाम देंगे। और ये इंडक्टेंस दो तरीके का, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस सेम कॉइल के कारण होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे कॉइल के कारण। ठीक है, समझ गए इतनी बात? चलो भाई अब आ जाते हैं हम लोग इंडक्टेंस, जो कैरेक्टर है कॉइल का इंडक्टेंस होती है, कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम कहेंगे ये वायर है, इस वायर के पास क्या होगा बताओ, रेसिस्टेंस होगा। वायर के पास क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। इस वायर के पास रेसिस्टेंस होता है, बट ये कॉइल है थोड़ी यार, ये कॉइल थोड़ी, ये कॉइल है। इस कॉइल के पे एक प्रॉपर्टी आएगी जिसको हम बोलेंगे क्या, इस कॉइल का इंडक्टेंस होता है। इस वायर के पास क्या होता है बताओ, रेसिस्टेंस होता है। यानी इसी वायर को अगर तुम कॉइल के जैसा बेंड कर दो तो इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाएगी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे। चलो भाई क्या करेगा, इंडक्टेंस डिपेंड करेगा ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पर। किस पर डिपेंड करेगा, कॉइल की ज्योमेट्री पर। इट इज इंट्रांसिक मटेरियल प्रॉपर्टी। इंट्रांसिक मतलब कि मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंडक्टेंस इन एनालॉग्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या है, एनालॉग्स है। इंडक्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इंडक्टेंस का डायमेंशन ये है, और इंडक्टेंस नापने के लिए यूनिट कौन सी लेंगे, हेनरी लेंगे। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, याद लिख जाइए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में। कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री चेंज होगा क्या होगा, इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। इंट्रांसिक मटेरियल प्रॉपर्टी है कॉइल का। ठीक है, साथ में एनालॉग्स है कैपेसिटेंस का। तो बच्चा बताओगे कैपेसिटेंस को कैसे लिखते थे भाई, ये कैपेसिटेंस, इसकी एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट क्या होती थी, नेगेटिव, और कुछ इस तरीके की बात होती नहीं होती थी। एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा प्लेट क्या होता था, नेगेटिव। ये कैपेसिटेंस क्या करता था, चार्ज को स्टोर करता। याद कर दे थोड़ा सा, चार्ज को स्टोर करता था, कर सकते इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भाई, 1/2 CV²। इंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, कॉइल की प्रॉपर्टी है, वो भी किसी एनर्जी को स्टोर करेगा। तो आप बाद में हम पढ़ेंगे कि कॉइल की जो नेचर होता है ना, वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का होता है। वो मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, वो मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंडक्टेंस स्टोर करता है। समझ गया, स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, इंडक्टेंस भी क्या होती है कॉइल की, स्केलर क्वांटिटी। उसका डायमेंशन लिख लीजिए, और साथ में इसकी यूनिट क्या होती है। कोई बच्चा बताएगा कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता था, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता था, पढ़ना नहीं कोई बच्चा, तो फैराडे साहब अरे वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसके लिए हम लोग यूज भी किया था कैपेसिटेंस के लिए माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे में भी यूज किया था। माइक्रो फैराडे क्या होता था, 10⁻⁻⁻6 फैराडे। पिको क्या होता था, 10⁻⁻12 फैराडे। पानी दो। और एक नैनो फैराडे होता है जिसको 10⁻⁻ क्या लिखते हैं, 9 फैराडे। ये सब बातें होती थी। ठीक है, तो कुछ कुछ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के जैसे। ठीक है,
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते थे, थोड़ा बहुत याद हो तो, हम लाके चार्ज उस पर क्या करते थे, स्टोर करते थे, यहां मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, कैसे होगी, चर्चा चलेगी। चलिए भाई, अब हम लोग एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। देख रहे हो यहां पर दो कॉइल पड़ा हुआ है, एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल क्या हुई, कोएक्सियली क्या होगी, रखी हुई है। इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अगर हम इस कॉइल को फिर से अपने तरीके से बनाए तो कैसे बनाएंगे भाई, कि सर ये वाला कॉइल जो है सर, ये आपका ये वाला कॉइल, इस कॉइल को सर अगर आप ऐसे बनाते हैं, एक कॉइल ऐसे बन गई, तो दूसरा कॉइल एक और बना लेंगे, और वो कॉइल क्या होगा भाई, इसी के अंदर होगा। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी बना सकते हैं और डिफरेंट का भी बना सकते हैं। ये ऐसे बना, ये कॉइल का लेग्स है। ठीक है, ये कॉइल के अंदर हम क्या भेजेंगे बताओ, करंट भेजेंगे। एक रेड वाले कॉइल को हम लोग मान लिया जाए कि ये हमारा C1 कॉइल है, और ये जो ब्लू वाली कॉइल है इसको हमने क्या मान लिया, C2 कॉइल मान लिया। ठीक है, और दो कॉइल में, तो एक कॉइल के अंदर हम क्या करेंगे, करंट भेजेंगे, दूसरे कॉइल में करंट नहीं भेजेंगे। तो देखोगे एक कॉइल के अंदर करंट भेज के दूसरे कॉइल में अगर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो उसमें भी इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या बोला मैं, एक कॉइल के अंदर क्या भेजेंगे, करंट भेजेंगे। मान लो कि इसके अंदर एक बैटरी लगा के हमने करंट भेज दी, तो दूसरे कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा करके हम चेक कर सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो तुम तो देखोगे इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सभी कॉइल क्या अलग अलग है, ऐसे है कॉइल। ठीक है, एक कॉइल के ऊपर ऐसे कॉइल है, दूसरा कॉइल इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। एक कॉइल में करंट भेजो, दूसरे कॉइल में अपने आप क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसी घटना को तो इंडक्टेंस बोलते हैं, इसी घटना को तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। और एक करेक्टर जो कॉइल की है, एक कॉइल में करंट घूमा और दूसरे कॉइल में अपने आप करंट जनरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। है कि नहीं चमत्कार। ठीक है, चलो भाई, इसी चमत्कार को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो भाई। बट ये चमत्कार होता क्या है, हमने सीखा है कि फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा। किसने बताया, हम लोगों ने, फैराडे ने बताया। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कॉन्सेप्ट से हमने सीखा है क्या, बोलो भाई, कि फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्लोज सर्किट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब किसी तरीके से फ्लक्स का चेंज इसमें कैलकुलेट करें, कुछ कहानी जैसा करे। ठीक है, इतनी बात तो सबको हम समझ गए। मान लीजिए कि कॉइल जो है ना, ये कॉइल S1 कॉइल है, एक कॉइल क्या है, S2 कॉइल, और ये दोनों कॉइल का, एक कॉइल के रेडियस देखो R1 लिखे हुए, दूसरे कॉइल के रेडियस क्या लिखे है, R2 लिखे। R1 जैसा कि तुम लोगों को देखने में लग रहा होगा छोटा कॉइल है, और R2 क्या है, बड़ा कॉइल है। एक नंबर ऑफ टर्न्स की बात है, R1 पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे जैसे कॉइलिंग करते हो ना, ये इसको नंबर टर्न्स बोलते हैं। कितनी बार ऐसे लपेट किया भाई, N1 टाइम लिख दिया। जो बड़ा वाला N2, उसमें क्या किया, बड़े वाले पर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इस तरीके का कॉइल बना करके, और इस कॉइल की किसी एक कॉइल में हम करंट फ्लो करा देंगे। तो देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर दूसरे कॉइल के एंड पे लगाएंगे तो देखेंगे अरे यार इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हो सकता है आंसर। करंट के प्रोड्यूस होने से, इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होने का एक ही रूट कॉज हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है, फ्लक्स का चेंज होना। हमें फ्लक्स का चेंज निकालना पड़ेगा भाई, इस कॉइल में करंट में कैसे इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है। चलिए भाई, सभी बच्चों को पता है कि अगर ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं, भेजते हैं करंट, तो इसके ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। और बार मैग्नेट में एक कौन होता है बताओ, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या निकलेगी बताओ, बाहर निकलेगी। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी भाई, अंदर जाएगी। अब बताओ, अगर इस कॉइल में, थोड़ा समझ लो सही बच्चे, इसमें करंट भेजेंगे तो करंट, मान लो कि इसमें से एक कॉइल को हमने बाहर निकाल के सोच रहे हैं हम, इसमें करंट भेज दिया। करंट भेज दिया तो क्या होगा भाई, ये बार मैग्नेट से बिहेव करेगा। इस कॉइल का एक पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा पोल क्या बन जाएगा बताओ, साउथ पोल बन जाएगा। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, साउथ के अंदर जाएगी। नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, बाहर जाएगी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी इस कॉइल से, अंदर वाले कॉइल से। दूसरे कॉइल के बारे में आप सोचो, पहले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो दूसरे में भी लिंक करेगी, नहीं करेगी। यहां से मान लो कि एक नॉर्थ पोल, मान लिया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली 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 साउथ में आ गई है, ले भैया, तो छोटे वाले में भी लिंक कर गई। ठीक है भाई, छोटे में भी लिंक कर रही है। अगर ये किसी तरीके से चेंज होगा,
अगर ये करंट का चेंज होने के किसी कारण से चेंज कराते हैं, बंद कर दो, थोड़ा कम कर देते हैं। ठंड तो नहीं लग रही है, बट हाँ ठंड तो इसको लग रही होगी, ये बेचारा बोलता तो कुछ बात भी जनता है। अरे तो ये कम गिरा था, देख ले, तुम अपना बारे में खाली सोच रहा है। चलो चलो आप फालतू वाला बस मत करो प्लीज। I2 एक करंट इज सेटअप थ्रू S2, एक क्या सेकेंड कॉइल है, इसमें करंट क्या हो गया, I2 सेटअप किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, करंट I2 सेटअप किया S2 कॉइल में, तो फ्लक्स लिंक विथ फर्स्ट कॉइल इन वन टर्न। क्या लिखा भाई, इस बात को समझ गया सब बच्चा? क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। तो पहले सेकेंड कॉइल में जब हम करंट फ्लो कराएंगे, भेजेंगे, तो फ्लक्स का लिंक क्या होगा, बोलो, फर्स्ट कॉइल में। सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो पहले कॉइल में करंट भेजेंगे, फ्लक्स का लिंक भी क्या होगा, पहले कॉइल में होगा। बट यहां पर ऐसा सोचेंगे कि करंट भेजेंगे किसमें, सेकेंड कॉइल में, फ्लक्स का लिंक क्या होगा, पहले कॉइल में। तो करंट का जाना फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल में, फ्लक्स का लिंक होना सेकेंड कॉइल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स लिंक इन क्या, फ्लक्स लिंक इन क्या, फर्स्ट कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट लिंक इन क्या, सेकेंड कॉइल। टोटल फ्लक्स अगर लिखते हैं तो क्या होगा, N∅1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अगर N∅1 लिखें तो बराबर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू क्या, सेकेंड कॉइल, और यहां लिखेंगे I2। इस बात को पहले समझ लो सही बच्चे। हम कहानी किसकी कर रहे हैं, हमने तुम्हें बताया कि इंडक्टेंस दो तरीके का होता है, एक अपनी कॉइल के कारण ही इंडक्टेंस होगा, और एक क्या होगा भाई, म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे कॉइल के कारण हो रहा है। करंट किस में भेजोगे बताओ, दूसरे कॉइल में, तो दूसरे कॉइल में करंट भेजा, S2 कॉइल सेकंड कॉइल है, उसमें करंट भेजा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किस कॉइल की मान रहे हैं, फर्स्ट में, तो उसके फ्लक्स का चेंज भी किस में होगा, फर्स्ट में होगा। तो फर्स्ट का जो फ्लक्स का चेंज होगा सेकंड के करंट पर प्रोड्यूस करे, ठीक है। टोटल फ्लक्स अगर हम बात करते N1∅1 लिखते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, सेकंड के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको इक्वल करें तो M12 लिखा, दैट इज कॉल्ड क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस का थ्योरी में ये बताया गया कि अगर किसी एक कॉइल में करंट भेजें तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स का लिंकिंग होगा, इस घटना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने किस कॉइल में फ्लक्स करंट भेजा बताओ, सेकेंड कॉइल में, फ्लक्स किस में होगा, लिंक करेगा फर्स्ट कॉइल में। कैसे लिखेंगे भाई, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स कॉइल, फर्स्ट कॉइल का करंट, फ्लक्स कॉइल नहीं, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स सेकेंड कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टोटल फ्लक्स सेकेंड कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां पर क्या लिखेंगे, M12। 12 क्या हो गया भाई, M12 इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलोनाइड S1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलोनाइड क्या, S2। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एट क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इतनी बात लिखो सही बच्चे। दिख रहा है सब बच्चों को ना, फ्लक्स लिंकिंग क्या, फर्स्ट कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I2 की, ऐसा लिख रहे हो ना, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्योंकि फ्लक्स की बात किस में कर रहे हो, फर्स्ट कॉइल में, करंट किस में भेज रहे हो बताओ,
सेकेंड कॉइल में। ऐसा तो तभी होगा ना जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी। चलो भाई, अब N1 फ्लक्स लिंक इन फर्स्ट कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 के, और ये क्या है, टोटल फ्लक्स। ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स। इसको बोलेंगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अब ये टोटल फ्लक्स N1 N1 बराबर होगा M12 I2, ऐसा बराबर। और इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते। इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट, और इसको लिखेंगे, ये वाले टर्म्स को लिखेंगे, ये वाले टर्म्स को लिखेंगे टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल, टोटल फ्लक्स इन S1 कॉइल, S1 कॉइल का टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे लिखेंगे S1 कॉइल का भाई, I1 N1, ऐसे भी लिख सकते, I1 N1। दो मिनट रुकेगा सही बच्चे, फिर सोचेगा। इतना बात समझ में आ गया। फ्लक्स किस में लिंक हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में। करंट किस में जाएगा, सेकंड कॉइल में। घटना क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये टोटल फ्लक्स लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I2 के। टोटल फ्लक्स को बराबर किया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कोफिशिएंट लगा दिया। चलो भाई, अब हम टोटल फ्लक्स फिर से कैलकुलेट करते हैं। किस कॉइल का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉइल। चलिए, फर्स्ट कॉइल का तो फ्लक्स क्या होता है बताओ, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई बच्चा बताएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड कॉइल, क्योंकि सेकंड कॉइल में करंट जा रहा है। फ्लक्स किसका कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, फर्स्ट कॉइल का। तो एरिया क्या लेंगे, फर्स्ट कॉइल, ठीक है। थीटा देखा जाएगा, यहां पर थीटा 0 डिग्री मान लो। तुम कहोगे सर कैसे, अगर ये वाला कॉइल ऐसे है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है बताओ। इसकी मैग्नेटिक, ये मान लो सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे लेना, क्योंकि इसमें करंट हमने भेजा है। इसमें करंट क्या भेजा है बताओ, I2। इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ये हमारा साउथ है, और ये क्या है बताओ, नॉर्थ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली, और क्या हुई बताओ, साउथ के अंदर। ये पहली कॉइल, सेकंड कॉइल की स्थिति है। अब इसमें कौन सी कॉइल डालनी है भाई, फर्स्ट कॉइल डालनी है। तो फर्स्ट कॉइल कैसे डलेगा, इसके अंदर फर्स्ट कॉइल रख देते हैं ऐसे। ये फर्स्ट कॉइल है, तो बताओ फर्स्ट कॉइल का जो एरिया है, फर्स्ट कॉइल का जो एरिया है वो एरिया ऐसे है फर्स्ट कॉइल का, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इसका ऐसे है। तो दोनों के बीच के एंगल क्या होगी बताओ, 0 डिग्री होगी। cos 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। यानी हम लोग यहां पर सिंपल क्या लिख ले, N1। ये B2 क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, सेकंड कॉइल। सेकंड किसी कॉइल के अंदर अगर करंट I2 जाता है तो कितना फील्ड प्रोड्यूस होता है, म्यू नॉट इनटू I2, A1 N1। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। किसी कॉइल के अंदर, ये जो कॉइल थी, इस कॉइल में अगर करंट आई जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट Ni। अगर करंट इसमें I2 जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 होगा, और I2 क्या होगा, करंट होगा। वही यहां पर लिख दिया, म्यू नॉट N2 I2, ठीक है। अब एरिया जो हो गया, ये एरिया कौन सा कॉइल है बताओ, कौन सी कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है। तो फर्स्ट कॉइल का एरिया हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट इनटू
इंटू N1, एरिया को लिख देते हैं पाई R1 का क्या स्क्वायर I2, ऐसे लिख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है। तुम कहोगे सर वहां पर कैपिटल N1 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ? छोटा N1 और L लिखा हुआ है सर। देखो ये कैपिटल N1 जो है ना, ये कैपिटल N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ क्या सोलेनोइड्स है, और N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू L, नंबर ऑफ L क्या है लेंथ ऑफ सोलेनोइड्स है। तो वहां पर क्या कर दिया हम लोगों ने कि इस N1 और N2 को लिख दिया है N2 L2 और N1 L1, यानी अगर दोनों का लेंथ अलग अलग हो तो कुछ इस तरीके की बात कर दे, ऐसे कर दे। इसीलिए हमने क्या लिख दिया है म्यू नॉट, साथ में क्या लिखा है बताओ? N1 छोटा N2 L2 छोटा N1 L1 पाई R1 का स्क्वायर I2, ऐसे। नाउ कंपेयर द फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, अगर दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का अगर लेंथ सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां दोनों जगह L लिखेंगे तो यहां से भी हम L1 को हटा दें और यहां भी L को हटा दें, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये वाला वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी पूरी वैल्यू है, इसमें करंट I2 है, यहां भी करंट I2 है। इस करंट I2 को छोड़ करके देखो तो कौन कॉल कर रहा है बार बार? हेलो, नमस्कार, छोड़ दीजिए। ओ लाल बाबू का किसी बच्चे को, तो एक छोटी सी बात है, बताओ ये क्या है, एरिया किसका है बताओ कोई बच्चा? फर्स्ट कॉइल। यहां पर इसकी बात ये लिखी हुई है, ये वाली फर्स्ट एरिया को क्या लिख दिया, यहां लिख दिया, सही लिख दिया, मिटा देंगे बाद में यार। चलो अब क्या लिखा हुआ है बताओ? N1, ये जो कैपिटल N1 है क्या लिख दिया बताओ? कैपिटल N1 को क्या लिख दिया? N1 L1, ये नहीं लिखे? चलो अब क्या लिख रहा है बताओ? B को क्या लिख रहा है? ये N1 L1, B क्या है बताओ? B2 है। B2 किसके बराबर है, कोई बच्चा बता दो? B2 किसके बराबर है बता दो यार? B2 किसके बराबर? म्यू नॉट इनटू I2, ठीक तो सही तो है। अब सबको हटा ले। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल। I1 क्या है? फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल। ये टोटल फ्लक्स हो गया। N1 को क्या लिख दिया? कैपिटल N1 को छोटा N1 इंटू L। B2 को क्या लिख दिया? म्यू 2 इंटू I2। फिर क्या लिख दिया? एरिया लिख दिया, ठीक तो है।
अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। बताओ क्या कंपेयर होगा, बताओ। यहां पर ये टोटल फ्लक्स है, यहां पर भी ये टोटल फ्लक्स है, बट यहां पर क्या है, M1I2 है, और यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख, सबसे पहले लिख देते हैं म्यू नॉट, लिख दें, फिर बताओ क्या लिख दें, ये N2 लिख दें छोटा वाला, ये क्या लिख दें बताओ, N1 लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं बताओ, L लिख लेते हैं, फिर बताओ पाई R1 का क्या लिख दे, स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या छूट गया, कोई बच्चा बता दो। I2 छूटा हुआ है बहुत सिर्फ, देखो I2 लिखा गया, पाई R1 का स्क्वायर लिखा गया, N2 लिखा दिया, N1 लिखा दिया, L लिखा गया और म्यू नॉट लिखा गया। ठीक है, इतने सारे वेरिएबल, ये सारी चीज बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। N1 और N2 भी क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। L क्या है, कॉइल का लेंथ है, ठीक ही है। पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को, और यहां पर क्या है, टोटल फ्लक्स है। क्या है ये, टोटल फ्लक्स। ये पूछेगा एग्जाम में, टफ है इसलिए पूछेगा। और टोटल फ्लक्स को एक और भी तरीके से लिखे, बताओ क्या लिखे टोटल फ्लक्स को, बोलो बोलो, M12I2। इस इक्वेशन को सेकंड और इसको क्या माना बताओ, दोनों को क्या कर लिया बताओ, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से ये क्या हो गया, ये वाला I2 इस वाले I2 से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये M12 किसके बराबर हो गया बताओ, M12 क्या होगा बताओ, म्यू नॉट N1 इंटू पाई आर स्क्वायर L। ये म्यूचुअल कॉफिशिएंट हो गया किसका, कॉइल 1 का। उसी तरीके से कॉइल 2 का भी म्यूचुअल कांस्टेंट लगाओगे तो एक बात है कि म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 का स्क्वायर L ही लगेगा। तुम कहोगे सर बड़े वाले कॉइल की जब बात कर रहे हैं, बट एरिया क्या लेना है, हमेशा छोटे वाले एरिया का ही लेना है। बड़े वाले कॉइल की जब बात करेंगे तो एरिया क्या लेना है हमें, छोटा वाले कॉइल का ही एरिया लेना है, चाहे वो म्यूचुअल कंडक्ट कॉफिशिएंट फर्स्ट कॉइल का निकालो, चाहे क्या निकालो बताओ, सेकेंड कॉइल का निकालो। ठीक, चलो एक बार फिर से हम लोग सभी बच्चे लिखते हैं, यहां से मेरे साथ लिखेगा। क्या लिखे बताओ कोई बच्चा, टोटल फ्लक्स लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, कॉइल 1 का, बोलो N1, बोलो I1। N1 को क्या लिख सकते हैं बताओ कोई बच्चा, छोटा N1 L। फ्लक्स किस कॉइल का पूछ रहे हैं बताओ, फर्स्ट कॉइल का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BA। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है बताओ, सेकेंड कॉइल। तो सेकेंड कॉइल, एरिया किसका लेना है, फर्स्ट कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू I2। याद कर लो सही बच्चे, किसी कॉइल के अंदर अगर करंट आई जाता हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट N। किस कॉइल में करंट जा रहा है बताओ, सेकेंड कॉइल में। सेकेंड कॉइल में करंट जाएगा तो सेकेंड कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कितना बनाएगा, म्यू नॉट इंटू I2। एरिया कितना होगा कोई बच्चा बता दो, पाई R1 का। अब ठीक से लिखो, सबसे पहले म्यू नॉट लिख ले, हाँ सर लिख लो, N1 इंटू L पाई R1 का क्या स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे बताओ, सब लिखा गया। ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, बोलो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, M12 के बराबर। और यहां क्या लिखेगा बताओ, अगर इसको काटेगा तो ये M2 I2 से I2 नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा, M12 बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट N1 इंटू L पाई R1 का। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो।
अब सेम टू सेम बात सेकंड कॉइल के लिए हम समझते हैं। ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, चलो अब करंट किस में भेजोगे बताओ कोई बच्चा, करंट किस में, कोई लिखेगा नहीं मेरे साथ बोले, करंट किस में भेजेगा, फर्स्ट कॉइल। तो फ्लक्स किस में लिंक करेगा बताओ, चलो ये कॉइल हमारी कौन सी कॉइल है बताओ, फर्स्ट कॉइल है, और ये कौन सी कॉइल है बताओ, सेकंड कॉइल। करंट किस में बोलेंगे आप, फर्स्ट कॉइल, करंट भेजेंगे हम फर्स्ट कॉइल में, यानी इसमें करंट भेजेंगे I1। फ्लक्स किस में लिंक होगा बताओ, सेकंड कॉइल में। कैसे लिखेंगे भाई, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, बोलो I1। टोटल फ्लक्स क्या होगा, इनटू phi2 इनटू क्या लिखेंगे, phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1। लिखना सीख जाओ सही बच्चे। अब बताओ क्या लिखेंगे, इनटू phi2 बराबर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, करंट इन क्या, फर्स्ट। अब टोटल फ्लक्स फिर से कैलकुलेट करेंगे सिंपल तरीके से, क्या होगा टोटल फ्लक्स, इनटू I2, ठीक है। इनटू को क्या लिखोगे, छोटा इनटू L। फ्लक्स को क्या लिखोगे, करंट किस में जा रहा है, पहले कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, पहला कॉइल, तो क्या लिखोगे B1। एरिया जो लेना होता है ना हमेशा छोटे वाले कॉइल, एरिया हमेशा क्या लेंगे, छोटे वाले। फ्लक्स किस में लिंक हो रहा है बताओ, दूसरे कॉइल में। कॉइल ये बड़े वाले कॉइल का एरिया नहीं लिया जाता है। तुम कहोगे सर कैसे, देखो करंट किस में जा रहा है, छोटे में, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बन रहा होगा। ये एरिया जो है ना कॉमन एरिया है, हमेशा याद रखना जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगा तो एरिया हमेशा क्या लेगा, दोनों कॉइल के बीच वाला एरिया ले, ठीक है। अगर दोनों कॉइल सेम लेंथ का है तब तो कोई बात, सेम मतलब कि क्या है बताओ, सेम एरिया का है तब तो कोई एक एरिया ले लो। बट जब भी आप दो डिफरेंट एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉइल हो तो छोटे वाला एरिया को लेंगे। तो फिर से छोटा वाला एरिया क्या होगा बताओ, पाई R1 का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स। अब बताओ करंट किसके कारण प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट के कारण। तो N2L इसको कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 का क्या है, स्क्वायर। अब ठीक से लिखो, फिर से क्या लिखोगे बताओ, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का स्क्वायर I1, एक टोटल फ्लक्स के बराबर है। इसको क्या लिखोगे, M21 I1। I1 से I1 क्या होगा, कैंसिल होगा। M21 क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड कॉइल ड्यू टू क्या, फर्स्ट कॉइल, क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 का क्या होगा, स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाले फॉर्मूले की क्या है बताओ, इक्वल। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले के कॉइल के कारण दूसरा कॉइल या दूसरे कॉइल के कारण पहले कॉइल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर के बराबर होगा। अब पाई R1 का स्क्वायर वो एरिया होगा जो कॉमन एरिया होगा पहले और दूसरे कॉइल का, ठीक है। तो कभी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेगा निकालने के लिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो एक कॉइल का दूसरे कॉइल के कारण, तो ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन एक कम से कम निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालेगा सही बच्चे, चलो। अब कहा गया अगर मान लो कि अभी कॉइल के अंदर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखा, M बराबर क्या लिखा, म्यू नॉट N1 N2 बोलो भाई L पाई R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, बस यही ना था। ये म्यू नॉट करने का मतलब क्या, एक कॉइल ऐसी थी, दूसरी कॉइल क्या था, ये भी एक कॉइल थी इसके अंदर पड़ी हुई, पर दोनों कॉइल के बीच में क्या एरिया था, एयर था। अब क्या क्या मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर इज बी प्रेजेंट, अगर इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया यानी कोई और एयर वगैरह को छोड़ के कोई और मीडियम इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो ये म्यू नॉट जो होगा वो चेंज होगा किससे,
म्यू नॉट इंटू म्यू आर से रिप्लेस हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अब क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट म्यू आर N1 इंटू एल पाई R1 का क्या होगा स्क्वायर। लिखो सही बच्चा। कहा गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल ऑफ सोलोनाइड्स डिपेंड्स ऑन देयर सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये बात भी लिख लो। सेम ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर। हाँ कंटिन्यूस लिख दो, कोई दिक्कत। म्यूचुअल जिसकी सेटिंग सेम है जब तक दूसरी हेडिंग नहीं लगती है तब तक आप सेम लिख सकते। क्लियर सब बच्चा। अब किसी भी कॉइल का अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या उसमें टोटल फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, नहीं कर दोगे? तो टोटल फ्लक्स में क्या डेरिवेटिव होगा भाई, ये हमारा डेरिवेटिव। अब हम लोग जैसे हम लोग ईएमएफ लिखते हैं, टोटल फ्लक्स लिखते हैं, तो टोटल फ्लक्स कैसे लिखे हैं हम लोग बताओ? टोटल फ्लक्स बराबर क्या लिखे हैं बताओ? N1 लिखे हैं और क्या लिखे हैं बताओ? Φ1 लिखे हैं। फिर क्या लिखते थे? ये किसके बराबर होता था बताओ? M12। यहां क्या लिखते थे? M12। और क्या लिखते थे बताओ? करंट किस में जा रहा हुआ? I1। टोटल फ्लक्स अगर फर्स्ट कॉइल का निकालें तो करंट किस में जा रहा है बताओ? सेकंड कॉइल। तो इसी तरीके से M12 सेकंड कॉइल का। अब इसका
ईएमएफ अगर लिखेंगे, ईएमएफ कैसे लिखेंगे, निगेटिव डी और AM12 I1 I2 डिवाइड में क्या लिखेंगे, dt। M12 क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे, dt बाई में di2 बाई में क्या लिख देंगे बताओ, dt लिखेंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं फ्लक्स का। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेट चेंज ऑफ क्या, करंट एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, इस पे डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको जो सवाल आएगा एग्जाम में ना, वो ये पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 या M21 क्या करो, निकालो, और ये दोनों बराबर होता है, कभी कभी पूछेगा तो 3 मार्क्स में आ सकते हैं। उसके बाद एक चीज है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। केमिस्ट्री की क्लास, हाँ एक मिनट, एक मिनट, केमिस्ट्री की क्लास होगी, बट ये स्लाइड को लिखो, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करना है मुझे, क्लास ऑलरेडी लेट चल रहा है। फटाफट लिखो सही बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस लिख जाओ, फटाफट लिखो, 5 मिनट लिखो, फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लिख लो फटाफट सही बच्चे, सेल्फ इंडक्टेंस।